गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो है जो अपना चैप्टर चल रहा था फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, यानी कि व्यापार से क्षेत्र तक, ठीक है ना। वो हम आगे बढ़ेंगे, आगे इसी का आगे भाग जो अगला भाग जो है भाग 2 में वो आपको करवा देता हूँ, शुरू करेंगे। तो पिछला जो भाग था हमने उसमें काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। तो किस तरीके से हमने जो अंग्रेज हैं उन्होंने अपनी सत्ता भारत में स्थापित की थी, किस तरह से बक्सर का युद्ध हुआ था, किस तरह प्लासी का युद्ध हुआ था। तो इसके बक्सर और प्लासी युद्ध के बाद की जो घटनाएं थी वो घटनाएं मैं आपको अभी समझा दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद जो घटना घटने वाली थी, पहली घटना थी वो आंग्ल मैसूर संघर्ष हुआ। क्या होगा वो बाद में? आंग्लो मैसूर संघर्ष, यानी अंग्रेजों का मैसूर के साथ संघर्ष होगा। यहाँ पे आपको दो चीज याद रखनी, दो ही राजा नाम याद रखने। हैदर अली, जिसका जो कि 1761 से 1752 तक, मतलब जिसने 82 तक जिसने शासन किया था, ठीक है। 1761 से 1782 ईस्वी तक जिसने अपना शासन किया था, ठीक है। फिर उसका बेटा जो है टीपू सुल्तान, इसने 1782 से 1799 तक शासन किया, ठीक है। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम जानते हैं? शेर मैसूर के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है ना। क्यों जाना जाता है वो हम आपको आगे बताएंगे। देखिए, आंग्ल मैसूर संघर्ष के कारण क्या थे। तो सबसे पहला कारण क्या था, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक छोटा सा नक्शा बना रखा है, भारत का मानचित्र बनाया है। मानचित्र को आप ध्यान से देखेंगे। पहले ये जो एरिया है ये मैसूर का एरिया पड़ता है, ठीक है। मैसूर की इस साइड निजाम पड़ता है, यानी हैदराबाद वाला एरिया पड़ता है। ऊपर मराठे आते हैं और यहाँ पे मद्रास प्रेसिडेंसी पड़ती है, जब ब्रिटिश का शासन हुआ करता था, ठीक है। यानी मैसूर को तीन तरफ से दुश्मनों ने घेर रखा था, ठीक है। चलिए, ये वाला जो एरिया पड़ता है इसको कोरोमंडल तट कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ वाला जो एरिया केरल के पास है तो मालाबार तट कहते हैं इसको, ठीक। आप देखिए, पहला जो संघर्ष का जो कारण था, पहला कारण यही था कि मालाबार तट का व्यापार मैसूर के नियंत्रण में था, ठीक है। यानी मालाबार जो ये जो एरिया पड़ता है, केरल वाला जो क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पे जो एरिया है, इस एरिया का जो कंट्रोल था, जो नियंत्रण था, वो किसके पास था? मैसूर के पास था, ठीक है। मैसूर का शासक कौन था? हैदर अली और टीपू सुल्तान थे, ठीक है। तो जब मालाबार तट का जो व्यापार होगा मैसूर के नियंत्रण में होगा, ठीक है ना, मैसूर नियंत्रण में था। तो यहाँ से कंपनी क्या करती थी? काली मिर्च, इलायची आदि मसाला का व्यापार करती थी ये, ठीक है ना। अब 1785 में क्या हुआ कि जब टीपू सुल्तान बना था, राजा बना, तो उसने अपने बंदरगाहों से काली मिर्च, चंदन की लकड़ी तथा इलायची का निर्यात रोक दिया था। इसने मना कर दिया कि भाई मैं यहाँ से कंपनी को अपने यहाँ से काली मिर्च और चंदन की जो लकड़ियाँ हैं और इलायची का जो निर्यात मैं नहीं करने दूंगा इनको यहाँ से, ठीक है। यानी मैं इनको यहाँ से अपने बंदरगाह को इस्तेमाल करने में इनको नहीं दूंगा, ठीक है। अब ये बात से क्या हो गया कि बड़े आग बबूला हो गए कंपनी के अधिकारी। अब टीपू सुल्तान ने यह भी किया कि अपने स्थानीय जो व्यापारी हैं, यानी उसके राज्य में रहने वाले जो व्यापारी हैं, जो व्यापार करते हैं, उनको भी कह दिया कि भाई तुम भी कंपनी के साथ क्या करोगे? व्यापार नहीं करोगे, ठीक है ना। तुम भी कंपनी के साथ क्या करोगे? व्यापार नहीं करोगे। अब इधर क्या हुआ? टीपू ने फ्रांसीसियों के साथ, फ्रांस जो कि ब्रिटेन के दुश्मन थे, ठीक है ना, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ठीक है ना। तो इसलिए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के साथ मिलकर क्या किया? अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर दिया। यानी इसने क्या, दुश्मन को अपने क्या बना लिया? मित्र बना लिया। दुश्मन किसका? ब्रिटेन का। और दोस्त किसका बन गया? ये टीपू सुल्तान का, ठीक है। क्योंकि फ्रांस भी चाहते थे ना कि भारत में अपना व्यापार करें, और भारत में व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को बाहर निकालना जरूरी है। इसलिए फ्रांस ने किसका साथ दिया? टीपू सुल्तान को दिया। टीपू सुल्तान के साथ मिलकर फ्रांस ने क्या किया? उसकी सेना का आधुनिकीकरण किया, और टीपू सुल्तान की सेना के अंदर फ्रांसीसी सैनिक भी आ गए थे, ठीक है, भर्ती किए गए थे। अब देखिए क्या क्या हुआ। 4 युद्ध हुए। 4 युद्ध में प्रथम युद्ध हुआ था 1763 से 1669 तक का, 69 का, जिसमें हैदर अली हार गया था। हारने बाद युद्ध की समाप्ति हुई। समाप्ति हुई तो मद्रास की संधि की गई थी, ठीक है। द्वितीय युद्ध जो होता है, द्वितीय युद्ध 1780 से 1784 में हुआ। इसमें भी जो होता है युद्ध की समाप्ति होती है, और युद्ध की समाप्ति मैंगलोर की संधि के साथ होती है। उसमें जो गवर्नर जनरल था वो हेस्टिंग्स था। यहाँ पे कौन था? हेस्टिंग्स था, ठीक है। अब इसी दौरान 1782 में, युद्ध के दौरान ही 1782 में हैदर अली की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो हैदर अली की मृत्यु होती है तो राजा कौन बनेगा? टीपू सुल्तान बनेगा। यहीं पे टीपू सुल्तान का क्या होता है? इसमें आगमन होता है, ठीक।
तीसरा जो युद्ध होता है 1790 से 1792 का, इस 1792 में क्या होता है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। किसी संधि होगी? श्रीरंगपट्टनम की संधि होगी। गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था। उस समय क्या हुआ कि जो आधा राज्य जो था टीपू सुल्तान का, मैसूर का जो आधा राज्य था, उसे निजाम, कंपनी और मराठे क्या करते आपस में बांट लेते हैं। वास्तव में देखा जाए तो निजाम जो है और मराठे जो हैं, भारतीय होने के बावजूद भी इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, गद्दारी की थी। इसी वजह, ठीक है ना, और यही कारण रहा था कि जो टीपू सुल्तान जो कि महान राजा था, महान शासक था मैसूर का, जिसने एक तरीके से अंग्रेजों बाहर निकालने का बीड़ा उठाया था, वो उसमें सफल ना हो पाया। और आधा राज्य जो था निजाम, कंपनी और मराठा आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखने वाली बात यह है कि पहले तो निजाम और मराठों को इसने, कंपनी ने, अंग्रेजों ने मैसूर के खिलाफ इस्तेमाल किया, और बाद में धीरे धीरे इन्होंने, कंपनी ने मराठा पर भी आक्रमण किया, जिसके बारे में हम आगे और पढ़ लेंगे। निजाम पे भी हमला किया, मतलब किसी के सगे नहीं रहे ये, ठीक है ना। अंग्रेज जो थे कभी भी किसी के सगे नहीं रहे, ठीक है ना। चलिए, फिर शर्त के रूप में क्या हुआ, 3 करोड़ मैसूर को हर्जाने के रूप में देना पड़ा, ठीक है ना, युद्ध का। और टीपू के जो 2 पुत्र थे उनको बंधक बनाए रहने का ऐसा हुक्म दिया गया, भाई तुम्हारे 2 पुत्र हमारे पास कस्टडी के रूप में रहेंगे, एज ए जमानत के रूप में हमारे पास ये रखे जाएंगे, ठीक है। चलिए, फिर क्या होगा, चौथा युद्ध होता है। अब चौथा युद्ध जो होता है वो 1799 में हो रहा है। कब हो रहा है? 1799 में हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, 4 मई 1799 को क्या होता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। एक षड्यंत्र के द्वारा क्या करते हैं कि जो इसके विश्वास पात्र थे टीपू सुल्तान के, उस विश्वास पात्र को अंग्रेजों ने अपने साथ मिला लिया, और अपने साथ मिलाकर इसने क्या किया, इसको जहर दिया खाने में। लेकिन ये जहर खाता उससे पहले ही आक्रमण हो गया, और ये लड़ते लड़ते ये क्या हुआ, ये मारा गया, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है कि मैसूर जो होता है पूरा उनके कब्जे में, अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है, ठीक है। फिर मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी ये समझाया था कि अंग्रेज किसी के सगे नहीं रहे, मराठों को इन्होंने इस्तेमाल किया था मैसूर के खिलाफ में। अब मराठों के साथ ही इन्होंने संघर्ष किया, क्योंकि इनका एक तो कांटा निकल गया, अब बचा कौन सा, मराठे। अंग्रेजों को ये पता था कि जब तक मराठे रहेंगे हम भारत के जो है शासक, यानी दक्षिण भारत के शासक हम बन नहीं पाएंगे, क्योंकि मद्रास इनके अंदर अधीन आ गया था, कर्नाटक यानी मैसूर ने अपना अधीन ले ही लिया था। बचा कौन, बचा मराठा, है ना। और उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल, ये पहले ही बक्सर के युद्ध में इनके हाथ में आ चुका था, तब बचा क्या, मराठे बचे, ठीक है। अब अगर दक्षिण भारत की इनको दीवानी चाहिए तो इनको क्या करना पड़ेगा, मराठों को हराना पड़ेगा। अब मराठों को हराने के लिए इनको कोई ना कोई कारण ढूंढना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 1761 में क्या हुआ, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, ठीक है ना। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, इसमें अहमद शाह अब्दाली जो था वो भारत आया था, उसके साथ इसका युद्ध हुआ था, ठीक है ना। उस समय अंग्रेजों ने इनका साथ दिया नहीं था, ठीक है। अब देखो, युद्ध के बाद क्या हुआ, मराठा साम्राज्य जो था 3 भागों में बटा। सिंधिया परिवार जो ग्वालियर का शासक बना, होलकर परिवार इंदौर का शासक बन गया, गायकवाड़ परिवार बड़ौदा का शासक बना, और भोसले परिवार जो नागपुर का शासक बने, ठीक है। इनके ऊपर जो तो पेशवा थे, जो सबके प्रधानमंत्री रहा करते थे। पेशवा ने अपनी राजधानी पुणे बना रखी थी, ठीक है ना। ये क्या था, सैनिक व प्रशासनिक मुखिया हुआ करता था। क्या होता था, ये सैनिक व प्रशासनिक मुखिया हुआ करता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तो होगा क्या कि युद्ध होगा इनके बीच में। तो 3 युद्ध हुए ऐसे। 3 युद्ध में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 में, ठीक। सूरत की संधि हुई थी 1775 में, ठीक है ना। और 1782 में सालवाई की संधि हुई, ठीक है ना। ये युद्ध जो होते हैं मराठा हार चुके होते हैं। दूसरा युद्ध हुआ जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1805 में हुआ। इसमें उड़ीसा यमुना के जो उत्तर वाला जो भाग था, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मैप देखिए वापस, यहाँ पे उड़ीसा है और यहाँ पे यमुना नदी जो चलती है, यहाँ से यमुना नदी आती है ना। तो ये जो ऊपर का जो भाग है पूरा, ये पूरा का पूरा जो भाग है, ठीक है ना, साथ ही साथ दिल्ली और आगरा, इन सब पे कंपनी का क्या हो गया, अधिकार हो गया, ठीक है। यानी कि दक्षिण भारत इनके हाथ में आया ही आया। उड़ीसा यमुना उत्तर वाला जो भाग है, दिल्ली और आगरा, इनके भाग पे इनका अधिकार हो गया। फिर आंग्रा मराठा तीसरा युद्ध हुआ जो 1719 में हुआ। पेशवा का पद यहाँ पे खत्म कर दिया इन्होंने, ठीक है। पुणे पे कंपनी का अधिकार हो गया, जो कि पेशवा की क्या थी, राजधानी थी।
उस समय जो पेशवा था, पेशवा बाजीराव द्वितीय, उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया, बिठूर यानी कानपुर भेज दिया गया। ठीक। अब विंध्याचल के जो दक्षिण में ब्रिटिश राज्य स्थापित हो गया। ठीक है, वापस एक बार देखते हैं। ये विंध्याचल श्रृंखला है, इसके जो दक्षिण वाला जो भाग था, ये पूरा पूरा किसका अधिकार हो गया, ये पूरा पूरा अंग्रेजों के अधीन चला गया। ठीक है ना, पूरा पूरा अंग्रेजों के अधीन में ये चला गया था। ठीक है, अब क्या हुआ कि सर्वोच्चता की नीति अपनाई गई। ठीक है ना, यानी अपना को सर्वोच्च सिद्ध करने की कोशिश की गई। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स जिसका कार्यकाल 23 से 33 था, कई ऐसे विरोध हुए थे बाद में। रानी चेन्नम्मा का विरोध हुआ था, जो कि किन्नूर कर्नाटक की शासक थी, जिनको 1824 में गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में ये मर गई थी। ठीक है ना, उस ठीक है, बाद में और एक जो है संगोली के जो चौकीदार थे रायतरा, इन्होंने भी विद्रोह किया था, जिनको 1830 में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ठीक है, ये कुछ क्षेत्रीय विद्रोह रहे हैं इनके, जिनको अंग्रेजों ने दबा दिया था। ठीक, अब उत्तर पश्चिम भारत पर नियंत्रण हुआ। ठीक है, ये नक्शे के मानचित्र की सहायता से समझेंगे। ये मैंने भारत का, उत्तर भारत का एक नक्शा बना रखा है, जिसमें देखिए अफगानिस्तान पड़ेगा पहले, फिर पाकिस्तान का सिंध, और फिर लाहौर, फिर पंजाब पड़ेगा। ठीक है, यानी क्या हुआ था कि अब अंग्रेजों ने कहा कि भाई यहाँ तक तो हमने कर लिया, लेकिन हमारे कई दुश्मन भी है, हमें उन दुश्मनों से हमको क्या करना पड़ेगा, अपना को बचाना ही पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया कि जो उत्तर से उत्तर पश्चिमी जो सीमा प्रांत था ये वाला, इसको इन्होंने क्या किया कि अपने नियंत्रण में करने की कोशिश की। सबसे पहले इनको डर किसका था, रूस का ही एक डर था। डर किसका था इनको, सर्वप्रथम रूस का डर था। इसलिए इन्होंने क्या किया कि अफगानिस्तान पे 1838 से 1842 में कंपनी ने अप्रत्यक्ष शासन किया। ठीक है ना, अप्रत्यक्ष मतलब सीधे शासन ना करके इसने अप्रत्यक्ष शासन किया है। फिर इसी दौरान 1843 में सिंध पर आक्रमण किया इन्होंने। ठीक है, यानी अधिकार कर लिया, जीत लिया उसको। फिर 1839 में पंजाब पर अधिकार किया, और इसी दौरान महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु भी हुई थी। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह के पास ही वो तख्त ताउस था, जिसके ऊपर कोहिनूर हुई हीरा जो है वो लगा हुआ था, जो शाहजहां ने लगाया था। यहीं से जो है ब्रिटिश जो है उस जो तख्त है, मतलब जो उनकी राजगद्दी होती है मुगलों की, वो अपने साथ ले गए थे। ठीक है, अब देखें, आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम युद्ध हुआ था 1845 से 46 में, और ये लाहौर की संधि से खत्म हुआ। ठीक है, फिर आंग्ल सिख द्वितीय युद्ध हुआ, जो कि 1839 में हुआ, ये बेरवाल की संधि से खत्म होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो दलीप सिंह था, उसको 50,000 की पेंशन देकर, कितनी, 50,000 की पेंशन दी गई, और इसको इंग्लैंड भेज दिया गया कि तुम जा इंग्लैंड जा, पढ़ाई कर वहाँ पे जाके। ठीक है ना, ऐसे करके इसको कहाँ भेज दिया गया था, सीधा इंग्लैंड भेज दिया गया था। तुम वहाँ पे जाओ, क्या करोगे, तुम्हें वहाँ जाके तुम्हें पढ़ाई करनी है, खर्चा तुम्हें पेंशन मिलेगा, 50,000 पेंशन मिलती रहेगी। ठीक है, अब आने वाले जो समय में अंग्रेजों की जो नीतियाँ रही हैं, उनमें प्रमुख नीति रही है विलय नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। और इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को बनाने वाला जो व्यक्ति था वो लॉर्ड डलहौजी था। कौन था, लॉर्ड डलहौजी, जो 1848 से 1856 तक जो है भारत का गवर्नर जनरल रहा था। ठीक है, अब ये भाई साहब और एक ऐसे आ गए जिन्होंने कहा कि भाई नहीं, हमें तो कंपनी का क्या करना पड़ेगा, साम्राज्य का विस्तार किसी न किसी तरीके से करना ही है। और उसने हर तरीके का जो है अपना नीतियाँ बनाओ, कैसे ऐसी नीतियाँ बनाओ जिससे हम किसी तरह कोई ना कोई कारण निकाल के हमें इनको अपने अधीन करना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि एक प्रथा बना ली, एक नीति बनाई, जिसको गोद निषेध प्रथा कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, गोद निषेध प्रथा कहते हैं। देखें ये क्या होती हैं, आपको समझे इसको ध्यान से। ठीक है, सुने मेरे को। देखिए, यदि किसी राजा के, यानी कोई किसी भाग का कोई राजा है, किसी क्षेत्र का कोई राजा है, यदि उस राजा के कोई पुत्र या वारिस नहीं है, ठीक है ना, या तो जन्म हुआ नहीं, या फिर कोई किसी कारण से वो मर गया बचपन में ही, तो अगर किसी राजा के कोई पुत्र या वारिस नहीं है, तो वह राजा किसी दूसरे बालक को गोद नहीं ले सकता है। ठीक है, ये शर्त थी कि यदि किसी राजा को पुत्र नहीं होगा, वारिस नहीं होगा, तो वो किसी दूसरे बच्चे को गोद नहीं ले सकेगा। ठीक है, यानी वो दूसरे बच्चे को गोद लेके उसे अपना वारिस सिद्ध नहीं कर सकता है, और उसका जो साम्राज्य होगा उस स्थिति में ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाएगा। ठीक है, अब भाई साहब ने जो ये नीति बनाई, इस नीति के बल पर इन्होंने सबसे पहले सतारा को 1848 में, सतारा 1848 में इन्होंने इसको, महाराष्ट्र में पड़ता है,
अपने अधीन मिलाया। फिर सबलपुर को भी 1850 में इसी बेस पे इन्होंने क्या किया, अपने अधीन कर लिया, साम्राज्य मिला लिया। उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में, झांसी को 1854 में, है ना, लक्ष्मीबाई आपने सुना ही होगा। अवध, इसको भी 1856 में मिलाया, लेकिन इसको इस नीति के जो है, इस नीति के आधार पर नहीं मिलाया गया है। इसके ऊपर तो कुशासन का आरोप लगाया गया। भाई कहा गया है कि जो वहाँ का जो नवाब है वाजिद अली शाह, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, उसका प्रशासन सही तरीके से नहीं, वो प्रशासन अपना यानी सही तरीके से चला नहीं रहा था। ऐसा कुशासन का आरोप लगाकर उसने क्या किया, अवध को अपने कब्जे में कर लिया, उस अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, नवाब मैंने अभी बताया जैसे वाजिद अली शाह थे उस समय के। ठीक है, भाई इन सब चीज़ों से क्या होगा कि जो भारत के जो नागरिक होंगे, जो जनता होगी, वो क्या होगी, गुस्सा करेगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, गुस्सा करना ही है उन्हें। ठीक है, फिर देखिए क्या हुआ। अब इतना सब कुछ करने के बाद भाई जब लगभग सारा भारत उनके अधीन आ गया, तो उन्होंने नए शासन व्यवस्था की स्थापना की। ठीक है ना, अब नया शासन व्यवस्था उन्होंने बनानी है। अब देखो क्या क्या किया गया है इन्होंने, देखें शुरू से देखेंगे हम वापस एक बार कि वॉरेन हेस्टिंग्स को जब गवर्नर बना के भेजा था, ठीक है ना, ये गवर्नर था भारत का बना के भेजा था, जो इसने 1773 से 85 तक यहाँ पे रह के इसने कार्य किया है। इसमें इसने 4 प्रकार के बदलाव लाए अपने प्रशासन में। ठीक है, पहला प्रशासनिक बदलाव किया इसने, फिर न्याय व्यवस्था में बदलाव किया इसने, फिर कलेक्टर का पद भी सृजित किया, और सैन्य बदलाव भी इसने किया। ये 4 प्रकार के बदलाव इसने अपने समय में, अपने दौरान में लेकर आया है। ठीक है, एक एक करके हम विस्तार से चर्चा करेंगे इसके बारे में कि ये क्या चीज़ है और कैसे बने हैं। ठीक है, देखते हैं, चलिए तो देखते हैं। प्रशासनिक बदलाव पहले देखेंगे। अब जब प्रशासनिक बदलाव में क्या था कि जो ब्रिटिश हुकूमत थी, ठीक है ना, इन्होंने प्रशासनिक सुविधा से, यानी प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से अपने क्षेत्रों को 3 भागों में बांट, अपने क्षेत्र जिनके ऊपर अपना उनका अधिकार था 3 भागों में बांट लिया, और इन्हें प्रेसिडेंसी कहा गया। क्या कहा गया, प्रेसिडेंसी। अब जो ब्रिटिश के, जो भारत का वो भाग जो ब्रिटिश के अधीन था, उनको प्रेसिडेंसी कहा गया। 3 प्रेसिडेंसी बनाएगी, बंगाल, बम्बई और मद्रास। ठीक है, अब तीनों प्रेसिडेंसी की क्या बनाएंगे, गवर्नर बनाएंगे। ठीक है ना, ये देखो, ये आपका बंगाल, ये आपका बॉम्बे और ये आपका मद्रास। ठीक है, इन पे क्या बनेंगे, गवर्नर। क्या रखेंगे इनके ऊपर, गवर्नर। और ये जो तीनों जो गवर्नर थे, ये एक व्यक्ति को क्या करता था, गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करते थे। ठीक है ना, तीनों क्या करेंगे, गवर्नर जनरल को क्या करते थे, रिपोर्ट करते थे। यानी ये तीनों गवर्नर जनरल के अधीन हुआ करते थे। देखो, तीनों प्रेसिडेंसी गवर्नर के अधीन थी। ये है ही आपके गवर्नर। तीनों गवर्नरों पर गवर्नर जनरल का पद था, जो बंगाल के गवर्नर को दिया गया था, और बंगाल का जो गवर्नर था उसमें हेस्टिंग्स था। इस तरीके से उन्होंने रखा गया उसको। अब क्या किया उन्होंने कि भाई देखो, कई मामले आते हैं जिनमें निर्णय लेना पड़ता है। निर्णय लेने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, कोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो 1773 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना की गई। ठीक है, कलकत्ता में निजामत अदालत की स्थापना की गई, जिसको अपीली न्यायालय कहते हैं, जहाँ पर अपील की जा सकती है। ठीक है, ये इन्होंने प्रशासनिक बदलाव किया। फिर जो न्यायिक बदलाव जो हुआ है, यानी प्रशासन के क्षेत्र में ये बदलाव। अब न्याय के क्षेत्र में जुडिशियल रिफॉर्म्स क्या क्या किए उन्होंने, तो प्रत्येक जिले में 2 अदालतें बनाई। क्या बनाई उन्होंने, प्रत्येक जिले में 2 अदालतें बनाई। फौजदारी अदालत, ठीक है, जहाँ पे लूटपाट के, लड़ाई के, हत्या के मामले लाए जाते थे। इन मामलों को देखने वाला काजी होता था, जो न्यायाधीश का कार्य करता था, और उसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती होता था, जो कानूनविद होता था, यानी न्यायाधीश को कानूनी सलाह ये देता रहता था। ठीक है, ये दोनों ही जो है कलेक्टर के नियंत्रण में रहते थे। इन दोनों पे कौन था, इन दोनों पे जो है कलेक्टर का नियंत्रण रहता था। वापस देख लीजिए, फौजदारी जो होता है, ये जो फौजदारी जो अदालतें होती हैं, वो लूटपाट, लड़ाई और हत्या के मामले देखती हैं। काजी जो होते हैं, इसको न्यायाधीश का कार्य करते हैं यहाँ पे, यानी ये सारे के सामने मामले कौन देखेगा, काजी देखेगा। काजी क्या करेगा, न्यायाधीश का कार्य कर रहा है। काजी की मदद करने के लिए कानूनविद मुफ्ती होता है, जो कानून का ज्ञाता होता है, और ये काजी की क्या करता है, मदद करता है, उसको कानूनी सलाह देता है। ये दोनों ही जो है कलेक्टर के नियंत्रण में कार्य करते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो है वो राजस्व मामला है। राजस्व न्यायालय होती है। ये जिला कलेक्टर जो है, ठीक है ना, ये देख सारे कलेक्टर, ये जिला कलेक्टर ही सारा कार्य देखता है। और ये क्या करता है,
इसको राजस्व वसूल करना है। क्या वसूल करने का कार्य होता है? राजस्व से संबंधित जितने भी मामले होंगे वो ये कलेक्टर देखेगा। अब ये जो कलेक्टर होगा ना, ये कौन होगा? तो ये यूरोपियन ही होगा, भारतीय तो कोई होगा नहीं, जाहिर सी बात है ये, ठीक है। और इतने पढ़े लिखे भी थे नहीं। चले, अब 1775 में, ठीक है ना, 1775 में 11 पंडितों को बुलाया गया, ठीक है ना। 11 पंडितों को बुलाया गया, उनको बोला कि भाई आओ आप लोग यहाँ पे बैठो, क्या करना है आपको? तो आपको जो है कानून बनाना है, आपको कानूनों का जो संकलन करना है आपको, ठीक है ना। पंडितों को बुला दिया, बोले हिंदू कानून में आपके हिंदू कानून कौन कौन से, क्या क्या कानून है, उसकी एक लिस्ट बना के हमें दो, ठीक है ना, ताकि हम जो है उस तरीके से अदालत चलाएंगे। अब इन जो ये जो बनाए कानून का जो संकलन किया, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा में किया होगा और उन्होंने इसको अंग्रेजी में अनुवाद करवाया, तो अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला जो व्यक्ति था NB हॉलहेड था। कौन था? NB हॉलहेड था। अब जिस तरह के हिंदू कानूनों का संकलन किया गया, उस तरह के 1778 में मुस्लिम कानूनों का भी संकलन किया गया, यानी मुस्लिम कानून संहिता भी तैयार की गई थी, ठीक है ना। ये तो इसका जुडिशियल रिफॉर्म्स थे। अगला जो बनाया गया ना, कलेक्टर का पद बनाया अब, ठीक है। अब कलेक्टर का जो पद है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कलेक्टर का जो पद होता है वह वॉरेन हेस्टिंग्स के समय सृजित किया गया। किसी समय सृजित किया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय किया गया था। लगान व कर इकट्ठा करना प्रमुख कार्य कलेक्टर का क्या होगा? लगान कर इकट्ठा करेगा। फिर न्यायाधीश पुलिस की सहायता से कानून व्यवस्था नियंत्रित करेगा, यानी जो न्यायाधीश होंगे और जो पुलिस होगी ये इसकी सहायता करेंगे कानून व्यवस्था को नियंत्रण करने में, ठीक है ना। इनकी सहायता से ही ये क्या करेगा? कानून व्यवस्था को नियंत्रित करेगा, लॉ एंड ऑर्डर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कार्यालय कहाँ होगा इसका? तो कलेक्ट्रेट ऑफिस कार्यालय होता है। कार्यालय कहाँ होगा? कलेक्ट्रेट होगा, ठीक है। जैसे अपना कार्यालय का है, कलेक्टर का पाली में बैठता है ना, तो उसका हेडक्वार्टर है वहाँ पे। अब इसी तरह के सैन्य बदलाव किए गए। तो सैन्य बदलाव क्या किए? जो पहले जो सेना होती थी उसमें पारंपरिक सेना होती थी। कैसी सेना होगी? पारंपरिक सेना, जिसमें मुख्य सेना तो घुड़सवार की होती थी जिसे कैवलरी कहते हैं। फिर पैदल सैनिक होते थे जिसको इन्फेंट्री कहते हैं। फिर तीरंदाज होते थे जिसको आर्चरी कहते हैं। और तलवारबाज सैनिक होते हैं, ठीक है। उसके अलावा गांवों में जो किसान होते हैं, गांवों में किसानों को भी पैदल सैनिकों की फौज के रूप में तैयार किया जाता था, जिसे जमींदार जरूरत पड़ने पे लेके आते थे, ठीक है। अब देखिए इसमें बदलाव करेगा कंपनी। कंपनी क्या करेगी कि भाई नहीं, ये तो थोड़ा पुराना तरीका हो गया, हम इस तरीके से नहीं करने वाले हैं, कुछ नया तरीका देखेंगे। तो अंग्रेजी सेना जिसको सिपाही आर्मी कहते हैं, देखिए हम बोलते सिपाही, जबकि वो जब बोलते हैं, जब भी कोई वो हिंदी वर्ड बोलेंगे तो उनका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा उच्चारण अलग हो जाता है, इसलिए उन्होंने सिपाही ना बोल के सिपाही आर्मी कहा, ठीक है। घुड़सवारों की जगह इन्होंने किसको लेके आए? प्रशिक्षित, यानी जो ट्रेंड पैदल सैनिक थे उनको भर्ती किया, ठीक है ना। फिर सिपाही जो होते थे, अब मस्केट एक टोपीदार बंदूक होती है, राइफल जैसी होती है, राइफल नहीं होती है, थोड़ी बड़ी पुरानी जैसी बंदूकें होती है ना, जो अपने पुरानी जो मूवीज होती हैं जिसमें शिकार करने की बंदूक निकालते बड़ी सी, वैसी मतलब जो बंदूक होती है, टोपीदार बंदूक कहते हैं उसको, मस्केट भारी बंदूक होती है ये। और एक मैच लॉक, ये भी बंदूक ही है। ऐसी बंदूकों से लैस होते थे, यानी कहाँ तो इनके हाथ में, मुख्य सेना के हाथ में तलवारें लेके घूमते थे पहले, अब तलवार की जगह क्या किसने ले ली? बंदूकों ने ले ली, ठीक है। यानी तीरंदाजी भी खत्म, सीधा बंदूकों वाले मतलब सैनिकों को उन्होंने रखा। अब यूरोपीय सैन्य प्रशिक्षण और अभ्यास, यानी यूरोपियन जो सेना है उनको सैन्य प्रशिक्षण दिया गया, अभ्यास यानी ड्रिल करवाया गया, अनुशासन जिसे डिसिप्लिन, ये सब सिखाया जाने लगा, ठीक है ना। और एक महत्वपूर्ण बात यह रही कि यहीं से उनको नियमित वेतन देना शुरू किया गया। क्या किया गया? नियमित वेतन देना इनको शुरू किया गया, ठीक है। फिर ये देखा जाता है नोट, यानी कि इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि 1857 तक, ठीक है ना, 63% भूभाग पर, जिसमें 78% जनसंख्या रहती थी भारत की, वो कंपनी के अधीन आ चुके थे, ठीक है ना। कहानी कहाँ से शुरू हुई? 1757 से लेकर 1857 तक, यानी 100 वर्ष का जो समय रहा है ये, ठीक है। ये जो 100 वर्षों का जो समय रहा है, इस 100 वर्षों के दौरान इन्होंने
63% भूभाग पर अपना कब्जा किया और 78% जनसंख्या उसमें रहती थी। ये कंपनी के अधीन, सीधे अधीन में आ गए इनके, ठीक है ना। और अगले 100 वर्षों में, अगले 100 वर्ष कब होंगे, अगला 100 वर्ष कब होगा, अगला 100 वर्ष होगा 1857 से लेकर 1947, लगभग 100 साल नहीं कह सकते, 90 साल की बात है। इसमें पूरा 100% भारत किसके अधीन हो जाएगा, अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा, जिसके बारे में आपको आगे आने वाले क्लासेस में, आगे आने वाले पाठों में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये तो कुछ जो है अंग्रेज किस तरह के जब भारत में आए थे, किस तरीके से इन्होंने अपनी कंपनी, मतलब एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आए, और व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आने के बाद धीरे धीरे किस तरीके से इन्होंने, मतलब जो हम कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, जो नीतियाँ अपना कर, पॉलिसीज अपना कर इन्होंने भारतीयों को अपने अधीन किया है। सारा के सारा भारतीयों का जो व्यापार इन्होंने छीन के खुद करना शुरू किया, यहीं से दीवानी वसूल करनी शुरू की, कर लेना शुरू कर दिया, यहीं का पैसा यहीं से, मतलब अब ये सामान तो बेचते थे, यहाँ का पैसा भी बाहर बेचते थे, कहाँ पे, ब्रिटेन के अंदर। इसलिए जो देश सोने की चिड़िया कहलाता था वो देश गरीब बन गया। और इसका बड़ा कारण यही था, हमारे जो शासक थे उनकी विफलता, ठीक है ना। यही अगर हमारे जो शासक थे, जहांगीर वगैरह ये सब जो थे, अगर इनको परमिशन नहीं देते, ठीक है ना, शाह आलम जो था, अगर ये इनको दीवानी नहीं देता, तरीके से ड्यूटी फ्री का फरमान जारी नहीं करता, तो शायद ये कंडीशन यहाँ पे आती नहीं। और कई जगह पे कई हद तक जो है बहुत बड़ा जो योगदान दे रखा है वो गद्दारों ने दे रखा है। मीर जाफर हो गया, मीर कासिम हो गया, ठीक है ना। कई ऐसे गद्दार रहे हैं भारतीय इतिहास के अंदर, जिन्होंने बना बनाया मतलब जो काम होता है उसे बिगाड़ दिया, ठीक है ना। और इन्हीं लोगों की वजह से भी जो है भारत में कई सालों तक मतलब अंग्रेजों का शासन रहा है, ठीक है ना। इसके बारे में कुछ ज़्यादा बोला नहीं चाहिए, वैसे विवादित है ये, कौन गद्दार है कौन नहीं है, अलग बात हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये फैक्ट तो यही है कि अगर ऐसा नहीं होता तो शायद हम जल्दी आज़ाद हो जाते, शायद 1857 में ही हो जाते, ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपको जो आपको करने हैं। क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लीजिए, और इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छी सी ट्रिक बता दूं मैं आपको। जब भी आप ये वीडियो पढ़ेंगे ना, जब देखेंगे, वीडियो को देखते समय ही आपको रजिस्टर लेके बैठना है, और जो जो मैं बोलता हूँ, जो जो हम नोट्स आपको देते हैं उनको आप लिख लीजिए। एक एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, तरीके से सिलसिलेवार इसको लिखिए, स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए। और जब आप ये लिख लेंगे तो जो एक्सरसाइज होगी, है ना, जो पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न होंगे उनको भी आराम से कर सकेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।